देखिए 6000 क्वेश्चनों की हम सीरीज देख रहे थे। तो ये चौथा वीडियो है हमारा। और एसएससी सीजीएल के अंदर पूछे गए क्वेश्चन है सारे। 4 मार्च की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट, थर्ड शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन हम यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो हम बात करते हैं यहाँ पर किसकी। ये क्वेश्चन है हमारे पास 31 दिसंबर 2019 को थल सेना का प्रमुख है किसे नियुक्त किया गया था। तो यहाँ पर हम बात करें मनोज मुकुंद नरावने है, इसको थल सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया था 2019 में। चीफ ऑफ एयर स्टाफ थे राकेश कुमार सिंह बंदूरिया। चीफ ऑफ नावल स्टाफ, तो नावल स्टाफ थे करमबीर सिंह, जो कि नावल स्टाफ थे। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे जनरल बिपिन रावत। और हर्षचरित पुस्तक के लेखक कौन है। हर्षचरित पुस्तक जो है संस्कृत में लिखी गई है और बाणभट्ट इसके लेखक हैं। और इसमें क्या बताया गया है इस बुक में, इस बुक के अंदर सम्राट हर्षवर्धन का जीवन चरित्र है, यानी सम्राट हर्षवर्धन के जीवन के बारे में बताया गया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं, जैसे हर्षचरित्र की बात हो गई है, बाणभट्ट इसके लेखक हैं, संस्कृत में लिखी गई है और हर्षवर्धन का जीवन इसमें बताया गया है। जीरोफथलीमिया यानी शुष्काक्षिपाक रोग, जिसे हम बोलते हैं जीरोफथलीमिया, किस विटामिन की कमी से होता है। तो ये विटामिन ए की कमी से होता है जीरोफथलीमिया। और अगर हम बात करें आंख के कॉर्निया में असामान्य सूखापन आ जाता है इस रोग की वजह से। जीरोफथलीमिया रोग होता है जिसको हम शुष्काक्षिपाक रोग कहते हैं, विटामिन ए की कमी से होता है। और आंख के कॉर्निया की या आंख का जो कॉर्निया होता है उसमें असामान्य तरीके से सूखापन आ जाता है। ठीक है, सुदर्शन झील है वो किस राज्य में है। सुदर्शन झील हमारी गिरनार गुजरात में है। सुदर्शन झील कहाँ पर है, गिरनार गुजरात में। और सौराष्ट्र की बात करें, सौराष्ट्र में स्वर्ण रेखा नदी पे सुदर्शन झील बना हुआ है। सौराष्ट्र में स्वर्ण रेखा एक नदी है और स्वर्ण रेखा नदी पर सुदर्शन झील है, वो बना हुआ है। और सुदर्शन झील कौन से राज्य में है, गिरनार राज्य में है, गुजरात के अंदर। और सुदर्शन झील की बात करें, सुदर्शन झील का निर्माण जो किया गया था, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक थे पुष्यगुप्त। तो स्वर्ण रेखा नदी पर सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, पुष्यगुप्त ने कराया था। अब ये पुष्यगुप्त कौन था, ये पुष्यगुप्त है, ये हमारे जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांतीय शासक थे, यानी कि चंद्रगुप्त मौर्य के प्रांत में कोई शासक थे जिसे पुष्यगुप्त कहते हैं। और पुष्यगुप्त ने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया था। कहाँ पर करवाया था, स्वर्ण रेखा नदी पे करवाया था, सौराष्ट्र में, जो कि गिरनार गुजरात में है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं हम कि चौथी शताब्दी के बाद मगध की राजधानी को कहाँ ले जाया गया। चौथी शताब्दी के बाद मगध की राजधानी को पाटलिपुत्र यहाँ पर ले जाया जाता है और पाटलिपुत्र मगध की राजधानी बनती है। और चौथी शताब्दी से पहले मगध की राजधानी कहाँ थी, राजगृह थी, चौथी शताब्दी से पहले। लेकिन चौथी शताब्दी में इस राजधानी को पाटलिपुत्र ले जाया गया, यानी राजधानी पाटलिपुत्र बना दिया गया। और प्राचीन राजधानी हमारी राजगृह थी, जिसे हम गिरिब्रज के नाम से भी जानते हैं। राजगृह को हम किसके नाम से जानते हैं, गिरिब्रज, इसके नाम से भी हम जानते हैं इसको। ठीक है, इसके बाद में आगे बढ़ते हैं। और उदयन ने राजगृह से पाटलिपुत्र राजधानी बनाया, किसने ये स्थानांतरित की थी चौथी शताब्दी में, उसका नाम क्या था जिसने ट्रांसफर की थी, वो था उदयन। उदयन ने जो राजधानी है राजगृह से पाटलिपुत्र स्थानांतरित की थी। और अगर हम बात करें, मगध साम्राज्य जो है 687 ईसा पूर्व से 320 ईसा पूर्व तक भारत में शासन किया था। कब से शासन किया था, 687 या 684 ईसा पूर्व मान लेते हैं। 684 से ये 320 तक शासन किया था। कौन, हमारा मगध साम्राज्य। मगध प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों में से एक है। जो हमारे प्राचीन भारत के 16 महाजनपद हैं उनमें मगध मगध भी एक महाजनपद था। और आधुनिक पटना और गया जिला है इसमें शामिल है। मगध की अगर हम बात करें आज के समय में, आज के समय में जो हमारा देश का पटना है, पटना और गया जिला है,
ये मगध वाले एरिया को कवर करते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं हमारे, विश्व बैंक किस देश को $6 बिलियन की ऋण सहायता करेगा? तो $6 बिलियन की सहायता भारत को करेगा ये। मल्टीलेटरल फंडिंग एजेंसी वर्ल्ड बैंक ने घोषणा की है कि बुनियादी ढांचे के विकास और गरीबी को कम करने के लिए भारत के लिए 6 बिलियन वार्षिक ऋण लक्ष्य प्रदान करना वो जारी रखेगा। और पाकिस्तान के द्वारा गंभीर आर्थिक स्थिति से उबरने के लिए किस अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्था ने 6 बिलियन की सहायता प्राप्त किया जा रहा है? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। पाकिस्तान के लिए भी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से 6 बिलियन डॉलर की सहायता प्राप्त किया जा रहा है। ठीक है, तो इसके बाद बात कर रहे हैं, जनवरी 2020 तक विश्व बैंक के अध्यक्ष कौन थे? डेविड मालपास थे जनवरी 2020 तक। वर्ल्ड बैंक के एमडी कौन है? अंशुला कांत हैं। और मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी, यूएस में इसका मुख्यालय है वर्ल्ड बैंक का। इसकी स्थापना जो की है जुलाई 1944 में इसकी स्थापना की गई है वर्ल्ड बैंक की, जुलाई 1944। वैदिक सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ है? तो सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है, क्योंकि वेद हम तभी पढ़ सकते हैं जब सरस्वती की कृपा हो। तो सरस्वती नदी के किनारे वैदिक सभ्यता का विकास हुआ है। आर्टिकल 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत करने के लिए आर्टिकल 17 दिया गया है, जिसे हम AK-47 से याद रख सकते हैं। AK-47 मतलब चला दिया जाएगा अगर आप पक्षपात करोगे, भेदभाव करोगे, मतलब अस्पृश्यता का अंत के लिए आर्टिकल 17 है यहाँ पर दिया गया है। धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिरोध कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये 15वें नंबर के अनुच्छेद है, क्योंकि 15 साल के बाद में आदमी है डेवलप होने लग जाता है धीरे धीरे, 18 साल 15 से 18 के बीच में। तो 15 साल के बाद में उसके क्या है, धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो ये अनुच्छेद 15 में दिया गया है। ठीक है, काफी बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है। और अनुच्छेद 21 में, कौन से? अनुच्छेद 21 में, 21 में आदमी क्या है, स्वतंत्र हो जाता है। तो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, मतलब प्राणों का संरक्षण करेगा आदमी और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण करेगा। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है वो किसमें दिया गया है? 21 में दिया गया है। और अनुच्छेद 23 में क्या दिया गया है? अनुच्छेद 23 में मानव और दुर्व्यवहार और बालाश्रम का प्रतिरोध, मतलब कि बालाश्रम का प्रतिरोध किया गया है, कि बालाश्रम का प्रतिषेध करेगा, मानव और दुर्व्यवहार नहीं करेगा, कोई भी मानव किसी के साथ दुर्व्यवहार नहीं करेगा। और आर्टिकल जो 24 है, 24 में कारखाने आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है, कि बालकों को कारखानों पर नगाल नहीं लगाया जाएगा, आर्टिकल 24 में। और आर्टिकल 18 में क्या किया गया है? आर्टिकल 18 में जो भी उपाधियां दी जाती थी उन उपाधियों का अंत किया गया है आर्टिकल 18 के अंदर। ठीक है, अभी हम देखते हैं नेक्स्ट। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा जाता है ये तो हो गया धर्म, जाति, मूल वंश के आधार पर 15 में आ गया। अनुच्छेद 21 में प्राण, दैहिक स्वतंत्रता हो गई। 23 में मानव और दुर्व्यवहार हो गया। कारखाने आदि में बालकों का निषेध बताया गया है। 24 में 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। फिर है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं से एक प्रश्न दिया गया है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषता क्या बताई गई है? पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में कंपनियां और उद्योग बाजार की मांग और आपूर्ति के आधार पर उत्पादों की कीमत निर्धारित करते हैं। मतलब जहां पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होगी वहां पर कंपनियां क्या करेंगी, वो देखेंगी कि उद्योगों की बाजार में मांग क्या है और आपूर्ति क्या है, मतलब सप्लाई क्या है, डिमांड क्या है, उसके आधार पर कीमतें किसी वस्तु की निर्धारित की जाती है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आप अपनी संपत्ति के मालिक होते हैं। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में ग्राहक अपनी इच्छा के अनुसार कोई भी सामान किसी भी कंपनी से खरीद सकता है। पूंजीवादी बाजार में ग्राहकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। पूंजीवादी बाजार में ग्राहकों की मांग और इच्छाओं के आधार पर उत्पादों का मूल्य है वो निर्धारण किया जाता है।
और पूंजीवाद में बाजार को सरकार के द्वारा सक्रिय रूप से नियंत्रित नहीं किया जाता है। अगर हम बात करें एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर है, तो वो है खारी बावली दिल्ली में। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार है, यहाँ से आप थोक में मसाला ले सकते हैं, जो कि खारी बावली दिल्ली में है। 17वीं शताब्दी से प्रचलित खारी बावली बाजार पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक क्षेत्र फतेहपुर मस्जिद के निकट स्थित है। अगर हम बात करें खारी बावली कहाँ पर है, ये 17वीं शताब्दी से ये प्रचलित है और यहाँ पर थोक में मसाला मिलता है। और बात करें ये कौन सी जगह पर है, तो पुरानी दिल्ली के ऐतिहासिक क्षेत्र जो है फतेहपुर मस्जिद, वहाँ उसके पास में है। भारत का मसाला उद्यान कहाँ जाता है, यानी भारत का मसाला है वो कहाँ कहाँ जाता है, तो भारत का मसाला है वो केरल जाता है। मसाला उद्यान का किसे कहा जाता है, केरल को भारत का मसाला उद्यान कहा जाता है, क्योंकि केरल में ज्यादा मसाला उत्पादन होता है। ठीक है। उसके बाद में बताया गया है कि मई 2019 में वर्ल्ड इकोनॉमिक्स सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट यानी WESP, वर्ल्ड इकोनॉमिक्स सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट, घरेलू खपत और निवेश के दम पर वित्त वर्ष 2020 भारत की अर्थव्यवस्था वृद्धि दर क्या अनुमानित की गई थी, तो यहाँ पर 2020 में ये 7.1 का अनुमान लगाया था। ठीक है। और 2020 में जीडीपी का अनुमान जो लगाया है वो 7.4 लगाया जीडीपी का 2020 में। लेकिन अभी हम देखेंगे कि 2023-24 में क्या अनुमान लगाया वो हम देखेंगे। अभी हम देखें किसे तीरंदाजी में पद्मश्री पुरस्कार मिला है, तो वो लिम्बा राम है, जिसको 2012 में तीरंदाजी में पद्मश्री मिला है। कौन सा मिला, पद्मश्री। और दीपिका कुमारी है, जिसको 2016 में मिला है, दीपिका कुमारी को। और एक है बोम्बाइला देवी लेसराम, जिसको 2019 में मिला है, बोम्बाइला देवी लेसराम। और उसके बाद में हम देखें वे जीव जो दूसरे जीवों को मारे बिना उनसे पोषण प्राप्त करते हैं उन्हें हम कहते हैं परजीवी। परजीवी क्या करते हैं, मारे बिना वो पोषण प्राप्त करते हैं। परजीवी प्राणियों में जूं जो मनुष्य के साथ साथ बाल वाले जानवरों में भी होते हैं, तो जो परजीवी प्राणियों में आते हैं, क्योंकि ये मारते नहीं है लेकिन फिर भी ये पोषण प्राप्त कर लेते हैं। जीवों को मारते नहीं है, जैसे कि इंसानों को मारते नहीं है जो, लेकिन अपना पोषण वो प्राप्त कर लेते हैं। कौन सा नृत्य जम्मू कश्मीर का नहीं है, तो जम्मू कश्मीर में कौन कौन सा नृत्य है, देखिए कौन कौन सा है। कूद जम्मू कश्मीर में है, दड़ी नाच है और राउफ है। तीनों नृत्य है, कूद भी है, दंडी नाच भी है और राउफ भी नहीं, तीनों जम्मू कश्मीर के नृत्य हैं। फिर है ओलंपिक में दिए जाने वाले गोल्ड मेडल में मुख्यतः धातु कौन सी होती है, तो देखिए अगर हम ओलंपिक में जो गोल्ड दिया जाता है, ठीक है, उसमें 1% सोना होता है। जो भी गोल्ड मेडल दिया जाता है उसमें सिर्फ 1% सोना होता है। इसके अलावा 92.5% उसमें चांदी होती है और 6.5% उसमें तांबा होता है। और जो सिल्वर मेडल दिया जाता है, सिल्वर मेडल के अंदर क्या होता है, सिल्वर मेडल में 92.5 सिल्वर होती है और 6.5% तांबा होता है, मतलब 7.5% तांबा होता है, 6.5 की जगह 7.5% तांबा होता है। और ओलंपिक का जो ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है उसमें 97% तांबा होता है ब्रॉन्ज मेडल में, और 2.5% जो है वो टिन होता है। ठीक है। अभी हम बात करते हैं गोल गुंबज का निर्माण किसने और कहाँ किया था, तो देखिए गोल गुंबज या गोल गुंबद है, बीजापुर के सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है गोल गुंबद। किसका मकबरा है, बीजापुर के सुल्तान थे मोहम्मद आदिल शाह, आदिल शाह। ठीक है, तो इनका ये मकबरा है गोल गुंबद, बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है। और बीजापुर जो है वो कहाँ पर है, हमारा कर्नाटक में है बीजापुर। और गोल गुंबद को फारसी वास्तुकार दाबुल के याकून ने 1656 ईस्वी में निर्माण करवाया था।
कौन से वास्तुकार थे यहाँ पर? पारसी वास्तुकार थे, जिसको हम कहते हैं दावुल के याकूत। दावुल के याकूत, ठीक है। दावुल के याकूत ने इसका निर्माण करवाया और 1656 में इसका निर्माण करवाया था। 1656 में। उसके बाद में देखते हैं हर्षवर्धन है, वो किसका उत्तराधिकारी था? इसकी बात कर रहे हैं हम, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन किसका उत्तराधिकारी था? राज्यवर्धन। हर्षवर्धन का भाई था, हर्षवर्धन के भाई थे राज्यवर्धन। तो हर्षवर्धन किसका उत्तराधिकारी था? राज्यवर्धन का उत्तराधिकारी था। हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी कौन है? यशोवर्मन है, हर्षवर्धन के उत्तराधिकारी थे। और वंश थे पुष्यभूति वंश, वर्धन राजवंश का था पुष्यभूति वंश। किसका था? वर्धन राजवंश का। फिर आ जाता है हमारा एम्फिल टावर की लंबाई गर्मियों में क्यों बढ़ जाती है? तो एम्फिल टावर की लंबाई गर्मियों में बढ़ने का कारण है तापीय प्रसार के कारण, क्योंकि थर्मल एक्सपेंशन होता है, जिसकी वजह से एम्फिल टावर की जो लंबाई है वो बढ़ जाती है। फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित एक लोह का टावर है एम्फिल टावर। कहाँ पर है? ये पेरिस में है। फ्रांस की राजधानी है पेरिस, वहां पर ये एम्फिल टावर है, उसकी लंबाई बढ़ जाती है। ऊंचाई जो है इसकी 324 मीटर है। एम्फिल टावर की ऊंचाई 324 मीटर, यानी कि हम कह सकते हैं 1063 फुट ऊंचाई है इसकी, एम्फिल टावर की। और इसकी छत जो है 300.65 मीटर की है। फिर हम बात करें वीराजा टेम्पल राजरानी मंदिर है, वो किस राज्य में है? वीराजा टेम्पल राजरानी मंदिर है, ये उड़ीसा में है। कहाँ पर है? उड़ीसा में, ठीक है। फिर है दलाई लामा कहाँ पर निवास करते हैं? धर्मशाला के मैक्लोडगंज में, यानी कि हम कह सकते हैं हिमाचल प्रदेश में। दलाई लामा है वो हिमाचल प्रदेश में निवास करते हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी कहाँ? धर्मशाला के मैक्लोडगंज में निवास करते हैं। और 14वें दलाई लामा जो है तेंजिन ग्यात्सो तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष और आध्यात्मिक गुरु हैं। तिब्बत के राष्ट्राध्यक्ष हैं और आध्यात्मिक गुरु हैं 14वें दलाई लामा जो है, ठीक है। इसके बाद में अगली वीडियो हम देखेंगे CGL 4 मार्च का सेकंड शिफ्ट, ठीक है। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट कीजिए। और क्या इम्प्रूवमेंट करें हम वीडियो के अंदर, वो भी हमें बताइए, हम वही इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करेंगे। धन्यवाद।